Good morning, students. How are you? I hope all is well and no one is in bed. तो चलिए बैक टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. और पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ा था. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए टाइप ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. तो जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं, देखिए उनकी अपनी एक डेफिनेशन है, फिर उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, बड़े स्पेसिफिक हैं, और जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स हैं वो तो लगेंगे ही लगेंगे. तो जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, देयर शुड बी इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट. बाय डेफिनेशन इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट which provides where one person promises to save the other person. One person promises to save the other person from the loss caused to him due to first person's conduct, that is the promiser, or conduct of any other person. So if we look at the definition, it says कि भाई वन पर्सन, सर एक मिनट में लिख लूं, promises to save the other person from loss caused to him by his conduct, इसका मतलब फर्स्ट पार्टी, और conduct of any other person, right? So this is the situation. ये परिस्थिति यहां पर है कि एक व्यक्ति दूसरे को प्रॉमिस कर रहा है टू सेव हिम. अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब सेव का मतलब वो उसे बचा लेगा, शक्तिमान बन गया, घूम के पहुंच गया. इट्स नॉट पॉसिबल. लेकिन लॉस को कॉम्पनसेट करेगा. अब देखिए, टू सेव हिम फ्रॉम लॉस, अभी नुकसान नहीं हुआ, लॉस हुआ ही नहीं, तो इंडेमनिटी भी नहीं है. इंडेमनिटी तभी होगी जब लॉस होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड हैपन सम लॉस. नो लॉस, नो इंडेमनिटी. सो व्हेन वी टॉक हियर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो देयर मस्ट एग्जिस्ट, देयर मस्ट हैपन सम लॉस. इंडेमनिटी इज पेबल ओनली इन केस ऑफ लॉस. ओके. कॉज्ड टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन, इसके द्वारा, promiser या any other person. So if loss happens due to conduct of the promisee, ये special point होगा बच्चों. Loss from conduct of promisee, तो ये no indemnity, कुछ नहीं मिलेगा. उसने खुद ही अपना सर फोड़ लिया, हम promisee ने, तो this is not payable. सर लॉस फ्रॉम एक्ट ऑफ गॉड, अल्लाह की मर्जी, इट्स नॉट इंडेमनिटी. सर गॉड इज नॉट एनी अदर पर्सन. लेकिन अगर स्पेसिफिकली कवर करेंगे तो दैट विल बी कवर्ड. जैसे इंश्योरेंस में होता है लॉस बाय फायर, तो वहां भी कॉन्ट्रैक्ट में वो कवर किया हुआ है फायर को, दैट इज व्हाई इट इज पेबल. अदरवाइज वो फिर एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है, इंडेमनिटी में कवर नहीं होता. ओके. तो वेन एवर वी टॉक अबाउट सम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, तो देयर इज अ डेफिनेशन, लाइक देयर आर सम स्पेशल पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू सी, व्हिच वी हैव टू रिमेंबर, क्योंकि जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं पॉइंट्स पे आएगा. देन वी हैव जनरल कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स, दे आर एप्लीकेबल. उसमें अब नहीं जा रहे हैं, वो शायद एग्जाम में भी नहीं आएगा. एंड देयर आर ओनली टू सेक्शन, 124 एंड 125 ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. सो दिस इज 124.
सर बिसाइड्स दैट हमने देखा था कि दो पार्टीज हैं, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। जो प्रॉमिस कर रहा है आई विल सेव यू, ही इज इंडेमनीफायर, और जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है वो इंडेमनीफाइड है। इंडेमनिटी में हम लोगों ने देखा था कि देयर कैन बी सम एग्जांपल्स, और ए बी सी वाला था, बड़ा उसमें कंफ्यूजन है, आप उसमें ए बी सी को उतना ध्यान मत दो कि कौन ने क्या किया है, बट क्या है कि किसी ने किसी को लोन दिया किसी के कहने पे, अब वो अगर उस पर सूट फाइल कर दे तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऐसी जनरली कोई चीज़ खो जाती है, सर्टिफिकेट खो गया, शेयर सर्टिफिकेट खो गया, आपकी सीए की डिग्री खो गई, तो आईसीआई विल इशू डुप्लीकेट, नो प्रॉब्लम। आप उसका प्रोसीजर है, फॉर्म है, भरो, एंड यू हैव टू ऑल्सो सबमिट इंडेमनिटी बॉन्ड। इंडेमनिटी में आप ये लिख के दोगे कि दैट इन केस ऑफ एनी लॉस कॉज्ड टू आईसीआई ड्यू टू इशुएंस ऑफ दिस डुप्लीकेट, यू विल बियर दैट लॉस। तो दैट इज इंडेमनिटी, जनरली लॉस के केस में होता है। सर ऐसी डैमेज वगैरह के केस में भी इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। फिर मोड्स में हमने डिस्कस किया था कि ये कंडक्ट से हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है और एक्सप्रेस हो सकता है, तो वो तो सभी है, उसमें कोई दिक्कत, नई चीज़ थोड़ी आगे बचो। फिर इसेंशियल्स ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने डिस्कस करे, और एक एग्जांपल लिया, ए ने बी को बोला कि यार तू सी को कोर्ट दे भाई, इसे पीट डाल, और जो भी होगा मैं देख लूंगा, आई विल कॉम्पनसेट यू। बी ने इसकी बात सुन के इसे पीट डाला, उसके बाद कोर्ट में मुकदमा हो गया, इस पे 10,000 रुपए का फाइन पड़ गया कोर्ट से। अब ये कह रहा है ए से लाओ पैसे, नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट इज इलीगल। अरे भाई किसी को पीटोगे, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दिस इज नॉट एनफोर्सेबल। तो इंडेमनिटी भी एनफोर्सेबल नहीं है क्योंकि जनरल कॉन्ट्रैक्ट के नियम फॉलो होने चाहिए। सर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में हमको सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखना है, स्पेशल पॉइंट्स। ऐसे जितने भी स्पेशल पॉइंट्स हैं उनको नोट करते रहिए, ध्यान उन पे दीजिए, क्योंकि उन्हीं पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। अब आपको उसमें डेफिनेशन ऑफ इंडेमनिटी तो डालनी पड़ेगी ना, तो इसलिए वो आपको याद करनी पड़ेगी। सर जी सेक्शन 125 राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनिटी होल्डर के क्या राइट्स? तो नंबर 1, रिकवर all damages which he has to pay in a suit. Number 2, recover his cost in obviously defending the suit. नंबर 3 बच्चों थोड़ा सा ऊपर को लिख दे रहा हूं मैं, 1 2 3, ओके, देयर आर 3 राइट्स ओनली। रिकवर द अमाउंट पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज। सर लेकिन इसमें कंडीशंस है। पहली कंडीशन, कॉम्प्रोमाइज इज ऑथोराइज्ड बाय इंडेमनीफायर लिखना चाहिए, सॉरी होल्डर नहीं, इंडेमनीफायर। कॉम्प्रोमाइज जो है वो ऑथोराइज्ड होना चाहिए उसके द्वारा, या फिर जो कॉम्प्रोमाइज वो कर रहा है सर वो राइटफुल होना चाहिए, प्रूडेंट फॉर द प्रोमिसी टू मेक। कॉम्प्रोमाइज इज प्रूडेंट फॉर प्रोमिसी, तो प्रोमिसी के लिए वो प्रूडेंट होना चाहिए, उचित होना चाहिए कि वो उस कॉम्प्रोमाइज को करे, ठीक है। और या फिर मतलब ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए सर, इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ इंडेमनीफायर,
ओके सर, आगे देखिए कि ये जो राइट्स हैं, these rights are not exhaustive. ये exhaustive नहीं है. Like if indemnity holder has incurred some liability and liability is absolute, तो indemnifier can be forced to pay. See, indemnity is a contract where one person promises to save the other person from loss caused to him by the conduct of first person or any other person. तो ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों. अब इन केस ऑफ इंडेमनिटी, अगर इंडेमनिटी है, हमने कहा कि भाई हम इंडेमनीफाई करेंगे, और दैट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. ओके, मैं समझाता हूं आपको. सर सपोज करिए एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का एक एजेंट है, ओके, और एक थर्ड पार्टी है जिससे प्रिंसिपल का डिस्प्यूट चल रहा है. प्रिंसिपल ने एजेंट से कही सूट फाइल कर दो इस पे, और एजेंट ने सूट फाइल कर दिया. प्रिंसिपल के कहने पर एजेंट ने थर्ड पार्टी पे सूट फाइल कर दिया, ऑथोराइज किया इसने, ही कैन डू सो. नाउ इफ द एजेंट suffers some loss, ठीक है, in this suit, इस मुकदमे में एजेंट को कोई डैमेजेस पे करने पड़ गए, तो ये उसको इंडेमनीफाई करेगा. देयर इज इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई. अगर मैं आपसे कोई काम एज एजेंट करने को कह रहा हूं और उस काम को करने में यू सफर सम लॉस, तो देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस दैट आई विल इंडेमनीफाई यू. सर जरूरत नहीं लिखित में होने की, इम्प्लाइड है, कंडक्ट से है. आप मेरा ही काम तो कर रहे हो और मेरे इंस्ट्रक्शंस मान रहे हो, और उस इंस्ट्रक्शंस को मानने के दौरान आपको लॉस हो गया, तो लॉजिकली इट इज मी हु विल कॉम्पनसेट यू, हु विल सेव यू फ्रॉम दैट लॉस. तो प्रिंसिपल ने एजेंट को ऑथोराइज किया कि थर्ड पार्टी पे सूट फाइल कर दो फॉर एनीथिंग. उसमें क्यों जाते हो सर? फॉर सपोज ये थर्ड पार्टी जो है वो इस प्रिंसिपल का ट्रेडमार्क यूज कर रही है. इसका प्रिंसिपल का एक ट्रेडमार्क है, कोई ब्रांड नेम है. इस थर्ड पार्टी ने मिलता जुलता ब्रांड नेम बना के प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया. एजेंट ने इस पे मुकदमा करा. अब हो सकता है, देखो, मुकदमा ये हार जाए, हो सकता है ये हार जाए, पॉसिबल है. तो इस एजेंट को, ये इंडेमनिटी होल्डर है, इसको जो भी इस मुकदमे में नुकसान होगा वो कौन देगा? प्रिंसिपल देगा. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज इम्प्लाइड. नाउ ही हैज थ्री राइट्स. नंबर वन, रिकवर ऑल डैमेजेस व्हिच ही हैज टू पे इन दिस सूट. इस मुकदमेबाजी में एजेंट हार गया और कोर्ट ने एजेंट पे 2 लाख का फाइन लगा दिया कि 2 लाख रुपए दो. झूठा मुकदमा करते हो. जो भी कहीं कोर्ट ने, कोर्ट की मर्जी है मित्रों, इसको 2 लाख देने पड़ गए, he can recover that 2 lakh rupees from his principal because he had to pay the damages in a suit. सर इस सूट में इसकी कॉस्ट आई 50,000 रुपया, इसका खर्च भी हो गया, वकील की फीस, कोर्ट की फीस, ये वो वगैरह वगैरह में 50,000 फूक गए. he can also recover that cost. He can also recover that cost. मित्रों, अगर ये कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, एजेंट ने थर्ड पार्टी से बात करी कि यार ऐसा है, कोर्ट में तो बहुत लंबा चल रहा है, बड़ा दिक्कत हो रही है, ऐसा है, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं.
1 लाख रुपए ले लो, खत्म करो मुकदमा, छोड़ो। सर ऐसा भी हो सकता है उसने सूट फाइल किया हो, इसने किया हो, कॉम्प्रोमाइज कोई भी कर सकता है, फंस गया, 1 लाख रुपया दे रहा है। तो कॉम्प्रोमाइज कैन ऑल्सो बी रिकवर्ड, ये 1 लाख भी रिकवरेबल है। या तो कॉम्प्रोमाइज प्रिंसिपल ने, इंडेमनीफायर ने ऑथोराइज कराओ, इसने कही हो कॉम्प्रोमाइज कर लो भाई, या फिर कॉम्प्रोमाइज प्रूडेंट हो, उचित हो। अनुचित कॉम्प्रोमाइज करेगा, अनजस्टिफाइड कॉम्प्रोमाइज करेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था तब भी कर लिया तो वो अनजस्टिफाइड है, एंड इन दैट केस उसको अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता। इट शुड बी प्रूडेंट, कॉम्प्रोमाइज शुड बी प्रूडेंट। और सर जी इंडेमनीफायर ने, इसने मना करा इसको कि कॉम्प्रोमाइज मत करना, फिर भले ही प्रूडेंट हो तो भी करेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मना किया हुआ। यू कैन नॉट डिसोबे द ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ने मना ना कराओ इंडेमनीफायर ने कॉम्प्रोमाइज को, या उसने ऑथोराइज कराओ, या फिर प्रूडेंट हो, उचित हो। ओके, तो कॉम्प्रोमाइज, अब देखो ये हो गए स्पेशल पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, कुछ होते जनरल रूल्स, कुछ स्पेशल। प्रैक्टिकल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन स्पेशल पॉइंट। इनको गहराई से देखिए। सीए ऐसे होगा, कुछ है ही नहीं भाई सीए में, पर हाँ पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और हमको सबसे बड़ी चीज है, वी हैव टू यूज आवर कॉमन सेंस, वी हैव टू यूज आवर ब्रेन। हमें चीजों को खुद से समझने की एक बस प्रैक्टिस डालनी है। और जिस दिन ये आ गया बच्चों कि हम खुद से उसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि दो क्वेश्चंस में क्या फर्क है, क्यों अलग अलग ट्रीटमेंट हुआ, इसका क्या मतलब है, जब ये बातें खुद समझ में आने लगेगी, यकीन मानिए उस दिन आपका सीए कंप्लीट हो जाएगा। फिर एग्जाम तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई। आइए, तो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग कि सर जी दीज आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर एज गिवन इन सेक्शन 125। बस इतने ही राइट्स है इसके। अब देयर आर 3 राइट्स। नंबर 1, ही कैन रिकवर ऑल डैमेजेस जो उसको सूट में पे करने पड़ गए। नंबर 2, he can recover his cost of suit, and number 3, he can also recover the amount of compromise, provided the compromise is either authorized by the principal, the indemnifier, or it is prudent to compromise in that particular circumstances, and the compromise is not refused. It should not be against the order of indemnity. उसने मना ना किया। सर ये 3 राइट्स दिए हैं, लेकिन यहाँ पे ये 3 राइट्स के अलावा और भी हो सकते हैं, जहाँ जस्टिफाइड होगा वही होंगे ऑब्वियसली। तो एक पॉइंट है, जैसे इंडेमनिटी होल्डर की लाइबिलिटी अराइज हो गई। सर यहाँ लिखा है मैंने, जो उसने पे कर दिया सूट में। अब सोचो ये मुकदमा चला, कोर्ट में ये हार गया और कोर्ट ने इस पे 2 लाख का फाइन लगा दिया। He has not paid, but he is liable to pay. So in that case, he can ask the indemnifier to pay the amount. तो यहाँ पे तो पेमेंट के बाद है, यहाँ पे भी रिकवर करने की बात है, तो वो उससे डायरेक्ट भी कह सकता है भाई यू पे, मैं कहाँ से दूँ यार, तुम्हें पे करना है तुम दो। तो ये भी पॉसिबल है कि जहाँ पे जो हमारा इंडेमनिटी होल्डर है उसकी कोई लाइबिलिटी अराइज हो गई, और वो लाइबिलिटी एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब अनकंडीशनल है, मतलब उसको वो पैसा देना ही पड़ेगा। तो ही कैन ऑल्सो रिकवर, ही कैन ऑल्सो से द इंडेमनीफायर टू पे दैट मनी डायरेक्टली, तो वो कह सकता है। आइए तो देखिए, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। तो जब इंडेमनिटी होल्डर पे सूट फाइल हुआ, मुकदमेबाजी हुई, तो प्रोमिसी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सर प्रोमिसी कौन है? ये है ना प्रोमिसी। तो इंडेमनी फायर तो प्रोमिसर है, इंडेमनिटी होल्डर प्रोमिसी है। तो प्रोमिसी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन स्कोप ऑफ अथॉरिटी, ये तभी मिलेगा जब आप अपनी अथॉरिटी में चल रहे हो। अगर एजेंट को प्रिंसिपल ने मना करा मुकदमा करने को,
फिर भी सूट फाइल कराया, तो कोई इंडेमनिटी नहीं मिलेगी क्योंकि आप गलत कर रहे हो। सर, ऑल damages which he may be compelled to pay in a suit in respect of matter to which promised to, तो अगर कोई मुकदमा हुआ है, चाहे इसने करा है चाहे उसने करा है दूसरी पार्टी ने, तो ये उसको डैमेजेस रिकवर, ऑल कॉस्ट which he may be compelled to pay in such suit. सॉरी, डिफेंडिंग भी है देखो और ब्रिंगिंग भी लिखा हुआ है, मतलब मुकदमा करने में जो कॉस्ट हुई और मुकदमा डिफेंड करने में जो कॉस्ट हुई। He didn't contravene the orders of promisor, लेकिन प्रोमिसर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाना है और जो प्रूडेंट है वो काम करना है बच्चों। All sum which he may have paid under the terms of compromise in a suit, if compromise were not contrary to the order of the promisor, which would have been prudent for the promisee or promisor authorized it, ठीक, उसकी प्रोमिसर की सर इच्छाओं के खिलाफ जाओगे तो पैसा रिकवर नहीं होगा। तो लिखा है वी कैन अंडरस्टैंड कि इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द प्रोमिसी, दैट इज द इंडेमनिटी होल्डर, एक्टिंग विद इन स्कोप ऑफ अथॉरिटी। तो सर एक्टिंग विद इन स्कोप ऑफ अथॉरिटी, उसे अपनी अथॉरिटी में ही रहना है। ही कैन नॉट एक्सीड हिज अथॉरिटी, वो अपनी अथॉरिटी एक्सीड नहीं कर सकता। तो इंडेमनिटी होल्डर एक्टिंग विद इन स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर। क्या क्या रिकवर कर सकता है वो? सर जी, all damages which he may be compelled to pay in a suit, all cost which he may be compelled to pay in bringing and defending the suit, and all sum which he may have paid under the terms of compromise. आगे कहते हैं, it may be understood that rights under section 125 are not exhaustive. Exhaustive का मतलब होता है complete, कि भाई इतना है तो इतना ही है। जैसे अपना सर हाउस प्रॉपर्टी था इनकम टैक्स में, तो वो एग्जॉस्टिव था। एग्जॉस्टिव मींस उसमें जो डिडक्शंस थी, उन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और स्टैंडर्ड डिडक्शन दो मिलेगी बस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल और इंटरेस्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन, यही दो डिडक्शन मिलती थी एनएवी में से, इसके अलावा कुछ नहीं। एग्जॉस्टिव थी वो लिस्ट। पीजीबीपी में क्या था, ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा ये डिडक्शन, फिर बोले और सब भी मिल जाएगा, तो वहां लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं थी। बट यहां पर लिस्ट एग्जॉस्टिव थी हाउस प्रॉपर्टी में, तो ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। तो इट मे बी अंडरस्टूड कि राइट्स जो है आर नॉट एग्जॉस्टिव, यानी और भी हो सकते हैं। द इंडेमनिटी होल्डर हैज अदर राइट्स बिसाइड, सपोज ही हैज इनकर्ड ए लाइबिलिटी, इसकी लाइबिलिटी लग गई, कोर्ट ने इसको कहा कि पैसे दो, और लाइबिलिटी इज एब्सोल्यूट, बचने का कोई तरीका नहीं है, तो ही कैन कॉल अपॉन इंडेमनीफायर टू सेव हिम एंड पे इट ऑफ। तो वो इंडेमनीफायर से ये कहेगा तुम पे करो सीधे सीधे। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ तक हो गया बच्चों, और इंडेमनी कैरिंग आउट दिस प्रॉमिस बट दे आर सिमिलर। इंडेमनीफायर के क्या राइट्स हैं, तो उसके राइट्स श्योरिटी जैसे होंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे, श्योरिटी आगे आएगा। Now, when does his liability commences? इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी कब मानी जाएगी? सर, जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर लाइबल होगा, जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर के ऊपर डैमेजेस या कॉस्ट या कॉम्प्रोमाइज या लाइबिलिटी पड़ेगी, वैसे ही इंडेमनिटी जो दिया हुआ व्यक्ति है यानी इंडेमनीफायर है वो लाइबल हो जाएगा। सपोज करिए कि मेरे आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है और मैंने आपको इंडेमनिटी दी हुई है। सर, इंडेमनिटी बहुत सारी सिचुएशंस में दी जाती है और कई सिचुएशंस हो सकती है जिसमें हम इंडेमनिटी दे देते हैं।
सपोज करिए कि आप एक कंपनी है, ठीक है, मैं एक शेयर होल्डर हूं और शेयर सर्टिफिकेट खो गया, ठीक। कंपनी इशूड डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, आपने मुझे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दिया। आफ्टर ऑब्टेनिंग इंडेमनिटी बॉन्ड, और आपने मुझसे इंडेमनिटी लिखवा ली। अब क्या हुआ, एक और डुप्लीकेट हो गया। उस डुप्लीकेट के बेसिस पे आई सोल्ड द शेयर्स टू सपोज एक्स, और ओरिजिनल भी मैंने छुपा रखा था। उसके बेसिस पे आई सोल्ड द सेम शेयर टू वाई, फ्रॉड हो गया। देखो मेरे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट था, मैं शेयर होल्डर हूं, और मैं कंपनी के पास पहुंचा, मैंने कहा वो मेरा सर्टिफिकेट खो गया। कंपनी को क्या पता खो गया कि रखे बैठे हो। कंपनी ने कहा अच्छा इंडेमनिटी बॉन्ड दो, हमने बॉन्ड दिया, लिख कर दिया कि कोई नुकसान होगा हम पूरा करेंगे, और बेटा कंपनी ने हमें डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब मेरे पास दो शेयर सर्टिफिकेट हो गए। ओरिजिनल के आधार पर मैंने वाई को शेयर बेच दिए, डुप्लीकेट के आधार पे एक्स को बेच दिए। एक शेयर दो लोगों को बेच दिया, मैं तो गायब हो गया, पैसे ले गए, मुझे ढूंढते रहो। अब बेटा ये भी कंपनी के पास पहुंचा, ये भी पहुंचा, कंपनी हैरान परेशान, मुकदमेबाजी हुई। इस सब कहानी में कंपनी का 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। सर डैमेजेस देने पड़े, सूट फाइल में वो रहा, कॉस्ट लगी, या कॉम्प्रोमाइज करा कंपनी ने, तो मेरे को वो पैसा देना पड़ेगा ना एज इंडेमनिटी। सर मैं बॉन्ड दिया हूँ, इंडेमनीफायर हूँ, तो मेरे को वो कॉम्पनसेशन करना पड़ेगा कंपनी को। मैं तो प्रॉमिस किया हूँ कि मेरी हरकत से तुम्हें नुकसान होगा, आई विल इंडेमनीफाई। तो मेरी ये लाइबिलिटी है, निश्चित तौर पर है। वसूल कर पाए कंपनी, ना कर पाए वो अलग इश्यू है, बट लाइबिलिटी लीगली आई एम बाउंड टू पे, लीगली आई एम बाउंड टू पे दिस अमाउंट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मेरी लाइबिलिटी कब शुरू होगी? द मोमेंट कंपनी इज ऑर्डर्ड टू पे द डैमेजेस। पहला पॉइंट, द कंपनी हैज इनकर्ड कॉस्ट्स, या कंपनी हैज एंटर्ड इनटू, जैसे ही कंपनी का नुकसान होएगा, जैसे कंपनी बाउंड होएगी और द कोर्ट ऑर्डर्स द कंपनी टू पे द कॉम्पनसेशन, तो मेरी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो लिखा है इन्होंने, देखिए इस पूरी हेडिंग के अंदर बोल्ड में, एज सुन एज द लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनिटी होल्डर बिकम्स एब्सोल्यूट एंड सर्टेन। तो जैसे कंपनी की लाइबिलिटी फिक्स होगी, यानी एब्सोल्यूट और सर्टेन हो जाएगी, मतलब कंपनी जिस मोमेंट लाइबल बनेगी उसी मोमेंट इंडेमनीफायर भी लाइबल हो जाएगा, उसकी भी लाइबिलिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल है, कॉम्पनसेट लॉस की बात किया है, कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया 10,000 रुपये दो, तो जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा तो उसकी लाइबिलिटी फिक्स हो गई इंडेमनिटी होल्डर की, और जैसे इंडेमनिटी होल्डर की लाइबिलिटी फिक्स हुई, इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी बच्चों, और उसकी लाइबिलिटी उत्पन्न हो जाएगी। बस इतना ही है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जस्ट 2 सेक्शंस 124 एंड 125। अगली हेडिंग है गारंटी, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 126 नंबर सेक्शन से स्टार्ट होता है, बट इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, हो ही गया है, और अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट में बच्चों। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।